subscribe and press the bell icon to never miss an update. आपके केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल्स की अलग ही वैल्यू होती है। कहने को फिजिकल केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स सिर्फ आपके कोर्स में हैं, बट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इसका न्यूमेरिकल कहीं भी किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ फिट कर दिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जानते हुए भी अगर न्यूमेरिकल में आप गलती कर जाते हैं तो उस क्वेश्चन के जो मार्क्स आपको मिलने चाहिए वो पूरे मार्क्स आपको नहीं मिल पाते। आइए न्यूमेरिकल्स करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए उस पर एक डिस्कशन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का आपका सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगभग हर साल किसी ना किसी पेपर में आता है। यानी बोर्ड के जो 4 पेपर्स बनते हैं किसी ना किसी पेपर में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो मौजूद रहता है। अलग अलग तरीके का होता है। एक न्यूमेरिकल जो 2018 में आया है उसको देखते हैं। यहां पर इस न्यूमेरिकल में आप देखेंगे 2 चीजें पूछी हुई हैं। एक पूछा हुआ है डेंसिटी और दूसरा नंबर ऑफ यूनिट सेल। 4 ग्राम में कितनी यूनिट सेल्स प्रेजेंट है। तो देखिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में अगर आप देखते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। Z आप जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, M इज द मोलर मास, A यूनिट सेल की जो एज लेंथ होती है वो है, और ये एवोगैड्रोस नंबर है। जब आप न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि आपको इसी तरह से लिखना है। इट इज द बेस्ट वे। अगर आप बोर्ड के टॉपर की कॉपी जाके देखेंगे तो ऐसी ही कॉपी वहां में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। पहले उसने लिखा गिवन, क्या क्या गिवन है, Z इक्वल्स टू 4। FCC जो है वो सॉलिड के बारे में बताया हुआ है, FCC यूनिट सेल के बारे में, जहां Z इक्वल्स टू 4 होता है। सेल एज की लेंथ दी हुई है पिकोमीटर्स में 400। आप यूनिट्स, जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। यहां पे हमने सीधा सीधा इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करा लिया। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। M मोलर मास दिया हुआ है ग्राम पर मोल में। एक्चुअली या तो इसकी यूनिट चेंज करनी पड़ती है या इसकी यूनिट चेंज करनी पड़ती है, तो अकॉर्डिंगली हमने इसको इसके इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब फॉर्मूले में रख के सीधा सीधा आपको डेंसिटी निकालना है। अब यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया, दूसरा पोर्शन, उसने कहा 4 ग्राम जो मास है उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कंपाउंड की बता दीजिए। तो यहां मोल कंसेप्ट का यूसेज आ गया। यानी फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 11th का पहला चैप्टर, उसके बारे में यहां एप्लीकेशन उसकी आ गई। आपको जो 4 ग्राम दिया हुआ है उस 4 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा और फिर वो नंबर ऑफ एटम्स कितनी यूनिट सेल में होंगे ये आपको बताना पड़ेगा। यानी जो मोलर मास है वो 40 है, 4 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, राइट, और वो एटम्स फिर कितनी यूनिट सेल बनाएंगे। अच्छा, मजे की बात क्या है कि ये जो क्वेश्चन 2018 का है, इस 2018 के क्वेश्चन से दोनों पार्ट्स अलग अलग पहले के बोर्ड्स में पूछे गए। 2014 में ये जो यूनिट सेल निकालने वाला क्वेश्चन है ये पूछा गया है। 2017 में डेंसिटी की जगह मोलर मास निकालने वाला क्वेश्चन पूछा गया। वहां डेंसिटी नहीं, मोलर मास निकालने को आया था। तो जो 2018 का ये सवाल आप देख रहे हैं, इसमें 2 क्लियर कट पोर्शंस हैं और वो 2 क्लियर कट पोर्शंस
वास्तव में पहले के एग्जाम्स में अलग अलग भी पूछे जा चुके हैं। तो ये तो हो गई पहली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर की। दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो नंबर ऑफ एटम्स को फॉर्मूले से रिलेट करने वाली है। जो दूसरा क्वेश्चन अब आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर आप देखेंगे दो एटम्स की बात की है, दो एलिमेंट्स की बात की है, एक्स और वाई। इन दो एलिमेंट्स में एक एलिमेंट ऐसा है जो 2/3 ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है और दूसरा एज सच स्फीयर्स की तरह से प्रेजेंट है। तो आपसे कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा है, ठीक। बहुत सिंपल सा ये रिलेशनशिप अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहां आप जो है बड़ी आसानी से सवालों को कर पाएंगे। जो वॉइड्स का नंबर होता है, ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ स्फीयर्स अगर हम n ले रहे हैं तो सॉलिड में नंबर ऑफ ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स भी n ही होंगे, जबकि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n हो जाएंगे। यानी जितना एटम्स का नंबर है उसका दुगना टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जितना एटम्स का नंबर है उतने ही ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है। तो यहां पे क्योंकि ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स की बात की हुई है, आप ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स से कनेक्ट करके जब फॉर्मूला निकालेंगे तो ये रेशो एटम्स का आएगा, विच कम्स टू, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x2y3, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो सॉलिड स्टेट में दो तरीके के सवाल न्यूमेरिकल्स आपको नॉर्मली पूछे जाते हैं, जो यहां मैंने डिस्कस किए। जो लिखने का तरीका है न्यूमेरिकल्स का वो मैंने डिस्कस किया कि पहले आप लिखिए गिवन, व्हाट इज गिवन, फिर रिक्वायरमेंट क्या है, यानी आपको निकालना क्या है, और उसके बाद प्रॉपर सॉल्यूशन पर प्रोसीड कीजिए। ये दो बातें आप याद रखते हैं। ये मैंने पूरे के पूरे जहां भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे उसका फॉर्मेट बता दिया, और सॉलिड स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर ली। जो दूसरा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है दैट इज सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस की जो खास बात है, बहुत डाइवर्सिफाइड सा चैप्टर है। डाइवर्सिफाइड क्यों है? क्योंकि मोल कंसेप्ट की डायरेक्ट एप्लीकेशंस इसके अंदर दिखाई देंगी। जब आप कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, इसका जब हम ओवरव्यू देखते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म्स है शुरुआत में, वो सारे के सारे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, यानी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें डायरेक्टली मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। तो मोल कंसेप्ट का एक अच्छा सा आइडिया आपको होना चाहिए जब इसके क्वेश्चंस आप करने जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे टॉपिक नंबर 2 और 3 जो लिखा हुआ है, हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ, ये दोनों टॉपिक्स अधिकतर थ्योरेटिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर इसमें न्यूमेरिकल्स आएगा तो डायरेक्ट इनके फॉर्मूले पे बेस आएगा। जैसे हेनरीज लॉ का ये सीधा सा फॉर्मूला है कि पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में इंटू हेनरीज कांस्टेंट इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन। तो इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा एज सच। इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं आता। अधिकतर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा दैट इज कि आप जो राउल्ट्स लॉ है, ये राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है, इसको आप वेरीफाई करिए। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस पोर्शन से आते हैं। लगभग हर साल एक न्यूमेरिकल इस पोर्शन से आएगा ही आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी पार्टिकल बेस्ड प्रॉपर्टीज। उसमें सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, जिसका फॉर्मूला यहां मैंने लिखा हुआ है। फिर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज सच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिनके ये दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। सिमिलर फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला चेंज इन बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट के केस में एलिवेट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट के केस में डिप्रेशन में जाएगा यानी कम होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है। सेकंड, जो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, यानी
इन दोनों फिनोमेना से रिलेटेड जो कांस्टेंट्स हैं, आप जानते हैं कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को क्रायोस्कोपी भी कहते हैं और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को इब्यूलोस्कोपी भी कहते हैं। तो वहां पर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला है। अधिकतर जो सवाल आते हैं वो यहां पर डायरेक्ट आते हैं, लेकिन कई बार एक सिंपल सा फैक्टर यहां पर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं और आप घबरा जाते हैं। ये फैक्टर वास्तव में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के काउंटिंग के लिए ही दिया होता है। यानी आपको अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में लास्ट में इसके बारे में लिखा हुआ है वान हाफ फैक्टर, जो वास्तव में सॉल्यूट के एसोसिएशन और डिसोसिएशन को बताता है। देखिए किस तरीके की चीज है ये। कोई सॉल्यूट किस डिग्री से एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है वो इस फैक्टर से आपको पता लगता है। यानी कितना एसोसिएट या डिसोसिएट होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो उसी फैक्टर से बढ़ेंगे। दैट मीन्स कि ये जो फैक्टर है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड होता है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है जिसका सीधा सा फॉर्मूला I-1 अपॉन 1/n-1 है, जहां n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो यहां जो समझने वाली बात है वो क्या है कि सपोज कोई एसिड आपको दिया हुआ है, आप ये जानते हैं अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो एसोसिएट होगा। यानी वहां पे दिमाग में एक अंदाजा लगाना है कि लगभग डाइमराइज हो जाएगा, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है लगभग हाफ के पास पहुंच जाएंगे। उसका वांट ऑफ फैक्टर उसी के हिसाब से वहां आपको निकालने को आ जाएगा, या वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ होगा, कोरिलेट कर पाएंगे आप। ठीक इसी तरह से अगर आपको NaCl जैसा सॉल्ट दिया हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 के फैक्टर से, लगभग 2 के फैक्टर से इंक्रीज करेगा, तो वहां वांट ऑफ फैक्टर 2 के आसपास होगा। ठीक इसी तरीके से अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, सपोज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है MgOH होल ट्वाइस, या MgCl2 दिया हुआ है, वो वास्तव में लगभग 3, मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरी तरीके से डिसोसिएट, एकदम 100% डिसोसिएट नहीं हो जाता, उसके आसपास रहता है, तो लगभग 3 के फैक्टर से वहां पर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज देखने को मिलेगा। आप ये सिंपल सा एग्जाम्पल देख सकते हैं जो 2018 में आया हुआ है। इस एग्जाम्पल में मोलर मास निकालने को आया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, मोलर मास निकाल सकते हैं, या आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं। अब यहीं पर अगर इस क्वेश्चन में आपको सबस्ट्रेट बेंजोइक एसिड दे दिया होता तो यहां वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ता था। तो आप जब सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करें तो इस बात का ध्यान रखें, वहां मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन हो सकता है, वहां वांट हाफ फैक्टर का एप्लीकेशन हो सकता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहली चीज रिडॉक्स आपका अच्छा ग्रिप में होना चाहिए, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शंस, कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, एनोड पर कैसा चार्ज होता है, और साथ ही फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरा कंडक्टिविटी, डिफरेंट आयंस की कंडक्टिविटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। फोर्थ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ये मेजर पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का, जहां आप केमिकल रिएक्शंस को यूज करके कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इस पे वर्क कर रहे हैं।
और इसी का एक हिस्सा नर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में आपको दिखाई देता है, जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू आप सेल का इफेक्टिव ईएमएफ निकालते हैं। तो इन्हीं कंसर्न में कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। सबसे पहले 2018 में आए हुए इस सवाल को देखते हैं। सवाल के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सेल इक्वेशन दिया हुआ है। इस सेल इक्वेशन में टिन सॉलिड से टिन आयन में कन्वर्जन हो रहा है, यानी टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स टिन छोड़ रहा है हाइड्रोजन आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल रहे हैं। जो गिवन है इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टिन के रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टिन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन गिवन है। हाइड्रोजन गैस के कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि गैसियस स्टेट में है, एज सच उसका पार्शियल प्रेशर यूज होगा अगर दिया होता तो, और ये सॉलिड स्टेट में है तो इसका कंसंट्रेशन हम 1 मान लेते हैं। तो एज सच अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस सवाल की क्या है कि यहां रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और यहां इसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि यहां अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पॉजिटिव में यूज होगी इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। ये आपको यहां पर समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा आप जो वैल्यूज लेकर के चल रहे हैं इस इक्वेशन में वो वैल्यूज डालेंगे, जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है वो इससे निकल आएगा। बाकी वैल्यूज आपको डालनी है रिएक्शन में। एन की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कन्वर्जन में यूज होंगे, राइट। यानी टिन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो 2 हाइड्रोजन आयंस लेकर के वहां पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, राइट। तो एन की वैल्यू 2 रख के बाकी सारी चीजें दी हुई हैं वो पुट करके सीधा सीधा आपको इफेक्टिव ईएमएफ निकालना होता है। कोई किसी तरीके की टिल्ट क्वेश्चन में नहीं है, सीधा सीधा सवाल है सिवाय इस पर्टिकुलर टिल्ट के। ये आपको ध्यान देनी होती है। अब दूसरे इस सवाल को देखिए। इस सवाल में ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के थ्रू जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो आपको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। एफ की वैल्यू और ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। एन आपको इस इक्वेशन से पता लग जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है तब ये रिएक्शन पूरी हो पा रही है। फेरिक आयन फेरस आयन में कन्वर्ट होने में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो यहां 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो एज सच एन की वैल्यू 2 रख के आप सीधा सीधा जो गिब्स की फ्री एनर्जी है वो निकाल देते हैं। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो भी इंटरेस्टिंग है। मेटेलिक वायर में आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालना है। वो निकालने के लिए ये फॉर्मूलेज आप यूज करेंगे। जो करंट है उसकी वैल्यू आपको गिवन है, टाइम की वैल्यू आपको गिवन है। ध्यान जो रखना है दैट इज कि टाइम आवर्स में नहीं लेंगे आप, टाइम को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तब यहां पर आप यूटिलाइज करेंगे। एन की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। ये आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम चलते हैं ये तीसरे सवाल पर। इस तीसरे सवाल में कंडक्टिविटी से रिलेटेड सवाल है। ये कंडक्टिविटी आपको, यानी जो मैंने यहां पर बताया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में आयंस का कंडक्टेंस देखना है। इस सवाल में कंडक्टेंस दी हुई है, ये कंडक्टेंस दी हुई है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है कंपाउंड का, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब आपको यह समझ में आना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, दैट मीन्स जो कंडक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ मोल आपको निकालना है। सीधा सीधा फॉर्मूला ये यूज करके निकल आता है, दिस इज गिवन एंड दिस इज गिवन, राइट। सेकंड जो उसमें पूछा है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ
दिस पर्टिकुलर एसिड जिसके बारे में मिथेनोइक एसिड के आयंस की कंडक्टिविटी दी हुई है, राइट। तो यहां कोलरॉश लॉ का इस्तेमाल करके आप इफेक्टिव कंडक्टिविटी निकालेंगे। इन दोनों की जब इफेक्टिव कंडक्टिविटी निकलेगी तो सम अप हो जाएगी। वो इफेक्टिव कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप यहां रखेंगे, राइट। तो एज सच आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी आप ऊपर वाले हिस्से में निकाल चुके हैं। तो क्वेश्चंस इस पोर्शन पे डायरेक्ट हैं। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप लोग लॉग से डरते हैं। लॉग जहां कहीं भी इस्तेमाल होगा उसके वैल्यूज दी होगी, आपको लॉग टेबल की अलग से जरूरत नहीं है देखने की। लेकिन साथ ही साथ कैलकुलेशंस में क्योंकि एक्सपोनेंट्स ज्यादा यूज हुए हैं, तो कैलकुलेशंस को बारीकी से करने की भी जरूरत इस पर्टिकुलर पोर्शन में है। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट पोर्शन है। 3 टर्म्स जो यहां पर लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके अंदर मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड सवाल अधिकतर थ्योरेटिकल होंगे, ऑर्डर और रेट लॉ से रिलेटेड सवाल अधिकतर न्यूमेरिकल्स होंगे। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं 2018 में आया हुआ, जिसके अंदर हाफ लाइफ दी हुई है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। 40 मिनट्स दिया हुआ है 300 केल्विन पर, और 20 मिनट्स दिया हुआ है 320 केल्विन पर। आपसे एक्टिवेशन एनर्जी निकलवा रहा है, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अधिकतर इस पर सवाल आया हुआ है, राइट। हाफ लाइफ के लिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके आप पहले K निकालेंगे दोनों डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, और K निकालने के बाद फिर इस फॉर्मूले में पुट करके वही डिफरेंट टेम्परेचर्स यूज करके आप जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको निकालेंगे, राइट। एज सच सवाल डायरेक्ट है, बट क्योंकि इसमें 2 चीजें निकालनी है तो थोड़ी सी जो कैलकुलेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। अब यहीं पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देखिए ये एक दूसरा सवाल है जिसमें आपसे हाफ लाइफ नहीं बताई हुई है। 50% कंसंट्रेशन अगर कंपाउंड का बच जाता है तो क्या होगा, 85% बच जाता है तो क्या होगा। अगर उस तरीके का सवाल आता है तो आपको इस फार्मूले की जगह ये फार्मूला यूज करना पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर टाइम दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें दी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है, रिएक्टेंट का कितना बचा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एरियाज पुट करके फिर आपको रिजल्ट निकालना होता है। अब जो दूसरे तरीके के सवाल आते हैं, ये देखिए 2017 में आया हुआ सवाल है जहां कंसंट्रेशन डिपेंडेंस की बात की है। 2017 के अलावा ये सवाल पहले भी 4-5 बार आ चुका है। 2009 में दोनों पेपर्स में था, 2002 में था, 2008 में था। एज सच वहां सिंपल सा चीज दिया हुआ है कि एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप डबल कर देते हैं तो क्या होगा, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप हाफ कर देते हैं तो क्या होगा। न्यूमेरिकल की कैटेगरी में आता नहीं है, वहां पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि रिएक्टेंट पे जो डिपेंडेंस है वो किस ऑर्डर की है, राइट। आप यहां पे डबल रख के और हाफ रख के जो रेट है उसको निकाल सकते हैं, जो रेट के अंदर चेंज हो रहा है। अब जो तीसरे तरीके का सवाल आता है वो यहां आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम का इनपुट, क्लास 11th में जो आपने इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा था उसका इनपुट यहां डाला गया है। रिएक्शन रिवर्सिबल है, यूनिडायरेक्शनल होने की बजाय बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। ये रिएक्शन है, पॉल्यूशन से जोड़ के उसे बताया गया है। K दिया हुआ है और T दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इन गैसेस के, इन दोनों गैसेस के इनिशियल कंसंट्रेशंस दिए हुए हैं 1500 केल्विन पर आपको
फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है तीनों का, इसका, इसका और इसका। अगर आपको इक्विलिब्रियम याद हो तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन आप इसका x मानिए, तो एज सच 2x की फॉर्म में आएगा। इन दोनों में से x कम हो जाएगा, यानी इनके जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस आएंगे वो ये दिए हुए हैं। इन वैल्यूज को जब आप इसमें पुट करेंगे, के आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तब कहीं जाकर के आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे। ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू एज सच जब आप 2x की फॉर्म में लेंगे तब इसका कंसंट्रेशन आएगा, फिर उसी x की वैल्यू से ये निकालेंगे और उसी x की वैल्यू से ये निकालेंगे, तब इनके कंसंट्रेशंस आप निकाल पाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम से जोड़ के आपको ये चीज दे दी जाए या डायरेक्ट दे दी जाए जो आपकी बुक में फॉर्मूले हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को करने के लिए मोल कंसेप्ट का भी आइडिया होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का भी आइडिया होना चाहिए, और इसके अलावा जो आपकी किताब में केमिकल काइनेटिक्स दिए हुए हैं, उसके फॉर्मूले जो दिए हुए हैं, उनकी भी आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। जो अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ है उसे देख के आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि कुछ क्लास 11th के टॉपिक्स का ब्रशअप होना जरूरी है अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स पर अच्छा ग्रिप करना है, जैसे मोल कंसेप्ट, स्टोशियोमेट्री, इसके अलावा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है या रिडॉक्स वाला चैप्टर है। ये अलग अलग चैप्टर्स में आपको फायदा पहुंचाएंगे। दूसरा जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज कि आप कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से करें। बड़ी कैलकुलेशंस से घबराएं नहीं, एक्सपोनेंट्स का जो फायदा है वो फायदा उठाते हुए प्रॉपर वे में कैलकुलेशन करें, जल्दीबाजी ना करें। आप अगर कैलकुलेशंस को एक बार रफ में अटेम्प्ट करके और फिर फेयर पे लाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तीसरा फैक्टर जो यहां पे है वो रिप्रेजेंटेशन का है, यानी आप जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसको लिखते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में तरीका बताया, पहले गिवन वैल्यूज लिखिए, फिर रिक्वायरमेंट्स लिखिए, यानी आपको क्या निकालना है, और उसके बाद प्रॉपर सॉल्यूशन अगर आप देंगे तो आपको पूरे नंबर वहां मिलने का उम्मीद रहता है। फोर्थ पॉइंट जो यहां पर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रॉपरली समझ जाते हैं कि वो क्या पूछ रहा है या एग्जैक्टली क्या कह रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं ये न्यूमेरिकल्स, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक करेगा कि इस फॉर्मूले पर यूज करके हमको ये रिजल्ट निकालना है, और आप उस चीज को प्रॉपरली कर पाएंगे। अगर इतनी चीजों को आप ध्यान में रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी होगी न्यूमेरिकल्स को प्रॉपरली ग्रिप करने में। आप अच्छे नंबर वहां पे पा सकते हैं।